हेलो फ्रेंड्स, यह है संविधान श्रृंखला का छठा भाग जिसमें संविधान से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नोट सहित दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किस आयोग या समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकारी आयोग ने ये सिफारिश की थी। अब थोड़ा डिटेल देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1952 में किया गया था और ये योजना आयोग की तरह ना तो संवैधानिक है और ना ही कानूनी है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। सरकारी आयोग की बात करें तो जून 1983 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रणजीत सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और इसने राष्ट्रीय विकास परिषद को अनुच्छेद 263 के तहत संवैधानिक दर्जा दिए जाने व इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दिए जाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 15 में किन आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि किन आधारों पर भेदभाव करने से मना किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो कथन है उनके आधार पर भेदभाव किया जाता है। इनको देखिए तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है तो इसका अनुच्छेद 15 में विरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनीवाद जिसे मंडल आयोग मामला के नाम से भी जानते हैं, ये 1992 में आया था। में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिछड़ेपन का आधार केवल सामाजिक न होकर सामाजिक और आर्थिक दोनों ही होना चाहिए। ये कथन असत्य हो जाएगा इंदिरा साहनीवाद के संबंध में। बाकी जो ए, बी और डी हैं वो कथन सत्य हो जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 16 का जो चौथा भाग है उसके अधीन उपबंध संसद या विधानमंडल के अलावा कार्यपालक आदेश के द्वारा भी किया जा सकता है। साथ ही भारतीय संदर्भ में जाति अपने आप ही पिछड़ा वर्ग हो सकती है तथा आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी करने के पश्चात यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्ष या संयुक्त बैठक पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर विघटन भी हो जाता है तो संयुक्त बैठक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो इसका जवाब हो जाएगा कथन 1, 3 और 4, यानी कि रेल, बीमा और जनगणना जो है वो संघीय सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव जो है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो हमें यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य में जो कार्य हैं वो उनके बारे में बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। तीसरा इसका कार्य नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। ऐसी संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं करता है। शेष जो है पहला, तीसरा और चौथा वो कथन सत्य हो जाएंगे, यानी संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल ये भी सही है। और निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के लिए निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये सभी निर्वाचन आयोग के कार्य होते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित, यानी पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों को विवेचित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद को पद से हटाने के संदर्भ में उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है,
केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 जो है वो और राज्य व केंद्र के बीच शक्तियों को विनियमित करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी यानी कि मीडिया की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। यानी कि संविधान में मीडिया की आज़ादी का उल्लेख नहीं है, परंतु मीडिया को आज़ादी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस यानी कि मीडिया को आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ये आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या नियुक्ति करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत कौन सा कथन सम्मिलित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण या रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, यानी कि समाज को सुधारने संबंधी कानून राज्य बना सकते हैं। ये अधिकार दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो ये 1976 में पारित किया था संसद ने बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1976 में पारित किया गया था संसद ने ये। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद को जोड़कर जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो जीएसटी बिल तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वो अजीत दास गुप्ता थे और इस जो बिल था, इस बिल के लिए संविधान में 122वां संविधान संशोधन किया गया था और राज्यसभा व लोकसभा ने इस बिल को क्रमशः 3 अगस्त व 8 अगस्त 2016 को पारित किया था और संपूर्ण भारत में ये 12 सितंबर 2016 को लागू हो गया था और जीएसटी बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में किन परिस्थितियों में अपवाद किया गया है? यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं परंतु किन पदों के संबंध में अपवाद है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, यानी कि भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल जब ये पद पर रहते हैं तो जरूरी नहीं कि इन पर सभी कानून लागू हो, ठीक है, और साथ ही विदेशी शासक भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार मूल रूप से किन शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं? तो मौलिक अधिकार जो है मूल रूप से कार्यपालिकाई संबंधी शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने संबंधी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4,
यानी कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर इनको शामिल किया गया। यानी होटलों, सार्वजनिक स्थलों पर जो पहुँच है उस पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, दुकानों तक पहुँच में भेदभाव नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक भोजनालयों तक पहुँच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1948 में नियुक्त JVP समिति बनाई गई थी, यानी कि किस लिए बनाई गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों के सीमांकन की परीक्षा के लिए। यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्सीमांकन किया गया था उसकी समीक्षा के लिए ये गठित की गई थी। अब इसके बारे में डिटेल देखें तो JVP समिति, यानी कि JVP का अर्थ है, J का मतलब जवाहरलाल, V का मतलब वल्लभ भाई और P का मतलब है पठामी सीतारमैया। इनकी अध्यक्षता में एक समिति दिसंबर 1948 में गठित की गई थी, जिसे JVP समिति के नाम से जाना जाता है। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने सिफारिश की कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा न होकर, यानी भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है? तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन के मामलों में न्यायालयों पर अंकुश लगाता है। जो कानून न्यायिक पुनरावलोकन है जो वो न्यायालयों पर अंकुश लगाता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में वर्णित विच्छेदन के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून के उस हिस्से को शून्य कर सकता है जो अप्रासंगिक है, यानी कि जो हित में नहीं है, सार्वजनिक हित में नहीं है, उसी हिस्से को हटा सकता है या शून्य कर सकता है, शेष को नहीं कर सकता। पुनर्विलोकन के संदर्भ में वर्णित विच्छेदन का सिद्धांत का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उसी हिस्से को हटा सकता है जो अप्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यों के नाम में परिवर्तन, ये जो शक्ति है वो राज्य विधायिका की शक्ति है। ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यों के नाम में परिवर्तन की शक्ति केवल संसद में निहित होती है। शेष जो तीनों कथन हैं वो सत्य हैं, यानी कि कानून के समक्ष समानता भारतीयों और विदेशियों को, यानी कि दोनों को है, और नए राज्य का गठन की शक्ति संसद के पास है, और सार्वजनिक रोजगार में केवल भारतीयों को समान अवसर प्रदान है, विदेशियों को नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 323A में उल्लेख किया गया है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, आयोग दिए हुए हैं और उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पहले, यानी कि A का 3 के साथ, B का 4 के साथ और C का 1 के साथ। यानी कि दर आयोग जो है भाषाई राज्यों की मांग से संबंधित है, कालेलकर आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित है और ठक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के संबंध में संबंधित है। इसके बारे में कुछ डिटेल देखें तो दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, और कालेलकर आयोग जो है वो बिहार के पूर्व CM बिंदेश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 को बनाया गया था, और ठक्कर आयोग तो इंदिरा गांधी की हत्या के जांच के संबंध में था ही सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य काल का सही वर्णन नहीं करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय महत्व के अथवा लोगों की गंभीर शिकायतों के विषयों पर प्रश्न इसमें उठाए जाते हैं। ये कथन गलत हो जाएगा शून्य काल के संबंध में। शेष तीनों कथन सही है, यानी कि प्रश्न काल के उपरांत निर्धारित समय है ये, और शून्य काल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न केवल 1 दिन पहले परिचालित किए जाते हैं, और इसके उद्गम का औचित्य नियम और पद्धतियों से परे लोकतांत्रिक चर्चा की अनुमति देने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही कथन बताना है। तो कथन कुछ इस प्रकार है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच
चक्र में 24 तीलियां हैं। और तीसरा कथन है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि सही कथन हो जाएंगे पहला और दूसरा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। बात करें राष्ट्रीय ध्वज को, तो राष्ट्रीय ध्वज की जो परिकल्पना है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ जो न्यायाधीश हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा किए जाती है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयकर विभाजन जो है वो वित्त आयोग का कार्य नहीं है। शेष तीनों इसके कार्य हैं, यानी कि उत्पाद शुल्क का विभाजन इसका कार्य है, सहायतार्थ अनुदान इसका निर्धारण करना भी इसका कार्य है और व्यापार कर का विभाजन भी इसका कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह संकल्पना किसमें वर्णित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है ये बात कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल को कुछ कथन दिए हुए हैं। तो कथन कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार वो पद पर रहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वो मुखिया होता है और सामान्यतः 5 वर्षों के लिए पद पर रहता है। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी चारों ही कथन राज्यपाल के संबंध में सत्य है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कौन करता है या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा ग्राम प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार। ये जो है वो 19(1) डी को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर यानी कि संयुक्त रूप से करने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।